हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाग 3 में फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी तो मैंने पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हमको डिस्कस करना है राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये दो चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन और राइट टू प्रॉपर्टी तो डिलीट हो गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमको क्या डिस्कस करना है, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो चलिए फिर डिस्कस किया जाए। चलिए अब हमको डिस्कस करना है राइट टू फ्रीडम मीन्स आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, राइट टू फ्रीडम कहाँ से लेकर के कहाँ तक, 19 to 22। तो पहले 19 को हम डिस्कस करते हैं। 19 में ये कह लो कि 6 बातें कही गई हैं। 6 बात क्या क्या कही गई है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको वहाँ पे इससे रिलेट करके समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F को डिलीट कर दिया गया है एंड 19G। ठीक है, 19A में क्या कहा गया है, 19A में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करी गई है। मतलब आपको किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक, इसको बहुत बढ़िया से भी वहाँ लिख करके मैं पढ़ाऊँगा। पहले इसको इतना लिख लो तो इससे उस चीज़ को रिलेट करने में बहुत आसानी होगी। 19B का कहता है बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी घूम सकते हैं या फिर कहीं भी असेंबल हो सकते हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के घूम सकते हैं। ठीक, C में आप संगठन तैयार कर सकते हैं। मतलब यू कैन मेक अ यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन। डी में आप यूनियन बनाए, उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर घूम सकते हैं। घूमने की आज़ादी। ठीक, ई में अगर आपको मान लीजिए कि घूमते वक्त अच्छा लग गया कहीं पे, तो आप वहाँ पर बस भी सकते हैं। आपको बसने की भी आज़ादी है, वो आज़ादी देता है 19E, यानी कि रहने की आज़ादी, बसने की आज़ादी। F को मैंने बताया कि ये हट गया है, डिलीट हो गया है। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको जोड़ा गया है 300A में, तो ये डिलीट हो गया है। इसको F से ऐसे याद कर लो कि F से ये फालतू है इसलिए हटा दिया गया है। G से जो G में आए वो रोजगार कर सकते हो, मतलब जो मन में आए आपके वो रोजगार आप कर सकते हैं। ये 19 का G आपको इजाज़त देता है। अब बहुत बढ़िया से इसी सारी चीज़ को यहाँ पे हम लिखते हैं। देखो 19 का A क्या कहता है, 19 का A कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने की आज़ादी है, आपको किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी। मान लीजिए कि आप सरकार का विरोध करना चाह रहे हैं, तो आप सरकार के विरोध में क्या करेंगे, धरना देंगे। तो धरना देने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन करने की, बोलने की, तो स्पीच की आज़ादी जो कि ऑलरेडी लिखा है। झंडा फहराने की आज़ादी है, झंडा लहराने की आज़ादी है। मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अब आप वहाँ अपनी खुशी कैसे प्रस्तुत करेंगे, झंडा लहरा करके। अंदर तो कूद नहीं जाएंगे जहाँ प्लेयर खेल रहे हैं, तो वहाँ पे आप झंडा लहरा करके ही अपनी खुशी को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी नेता का आपको विरोध करना है, विरोध कैसे करेंगे, धरना दे करके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कैसे, पुतला फूंक करके उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो पुतला फूंकने की आज़ादी भी इसी आर्टिकल 19A के तहत दी गई है। मीडिया वाले सरकार की नीतियों को या तो अच्छा ठहराएंगे या तो बुरा ठहराएंगे। जो भी जहर उगलते हैं मीडिया वाले,
वो 19A के तहत ही उगलते हैं, तो इसलिए इसमें प्रेस की भी आज़ादी है। ये 19A के तहत ये सारी आज़ादी आपको मिलती है। ठीक है, अच्छाई भी नहीं बताते हैं तो वो 19A के तहत उनको एक्सप्रेशन की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। इसी 19A के तहत RTI आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी सरकार की नीति आती है, उस नीति से आप संतुष्ट नहीं हैं या संतुष्ट भी हैं, उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो वो RTI के थ्रू जान सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कब आया, मीन्स किस ईयर में आया, तो ये आया 2005 में। इसकी एक कंडीशन रखी गई है कि RTI कौन लगा सकता है। RTI वही व्यक्ति लगा सकता है जिसकी एज 20 साल से ऊपर हो या 20 साल की हो गई हो। क्यों? क्योंकि 17 साल 18 साल का बच्चा अमूमन 10th 12th इसी क्लास में होगा, तो ये माना जाता है कि बहुत छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई पॉलिटिकली मोटिवेट कर दे, भड़का दे, तो वो जाकर के RTI लगाए, तो ये अच्छा नहीं है, उतना वो मेच्योर नहीं हुआ होगा। लेकिन जब वो 20 साल का हो जाएगा, मतलब 12th कंप्लीट कर चुका होगा, कॉलेज जा रहा होगा, तो वो सामाजिक परेशानियों से मतलब इंटरेक्ट कर रहा होगा, सामाजिक परेशानियों को झेल रहा होगा, तो उससे जो है उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी, तो फिर वो एलिजिबल है RTI लगाने के लिए। इतनी बात क्लियर है। स्पीच की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है, झंडे की आज़ादी है, पुतले की आज़ादी है, प्रेस की, RTI की, इन सब की आज़ादी कौन देता है? 19A। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है 19, है ना। ये फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बेहतर जीवन में बहुत योगदान देते हैं। ठीक, अब हुआ क्या कि आप बोलने के लिए तो एलिजिबल हो गए। ठीक, आर्टिकल ने आपको आज़ादी दी, आप बोलने लगे। फिर दूसरे में बिना अस्त्र शस्त्र के आप घूम सकते हैं। यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबल, पीसफुली आर मूव पीसफुली विदाउट आर्म्स। बिना हथियारों के आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई अपना संगठन तैयार करना है, वो भी बात आगे आएगी। मान लीजिए कोई आपको संगठन तैयार करना है, तो सबसे पहले तो आपको बोलना आना चाहिए। आप बोलेंगे ही नहीं तो कैसे अपनी बात को रख पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या आता है कि बोलें आप अच्छे से। बोलने के बाद फिर आपको क्या है कि आप बिना अस्त्र शस्त्र के नॉर्मल तरीके से आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये बी में कही गई। ठीक, टू फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली और मूव पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक, बी में ये बात कही गई है। अब 19C में कही गई है, देखो यहाँ से रिलेट करो, यहाँ लिखो धक्का-धक, तो आराम से समझ में आएगा। सी से संगठन तैयार करने की आज़ादी। तो यू हैव राइट टू फॉर्म यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बोलने के लिए एलिजिबल हैं ए के तहत। बी के तहत आप कहीं भी घूम सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। असेंबल होने के बाद अब मान लीजिए आपको कोई संगठन, कोई आंदोलन करना है, तो आपको संगठन बनाने की आवश्यकता होगी। तो सी में ये अधिकार आपको है कि आप संगठन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको इरेज करते हैं। फिर डी वाला घूमने की आज़ादी, ई बसने की आज़ादी, जी रोजगार की आज़ादी समझा देंगे, एकदम 19 मस्त क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। है ना। अब हम देखते हैं, अब हमको देखना है 19 का डी, जो कि है घूमने की आज़ादी। ठीक, तो यू हैव राइट, यू मीन्स हम सबको, यू हैव राइट टू मूव फ्रीली इन द इंडियाज टेरिटरी। इंडिया की टेरिटरी के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं। अब समझो,
ए में बोलने की आज़ादी, बी में बिना अस्त्र शस्त्र के घूमने की आज़ादी, सी में संगठन की आज़ादी और डी में घूमने की आज़ादी। इसको करंट एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर है, कोई अपनी एक नई चीज़ ला रहा है, नया मॉडल ला रहा है, ठीक। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार का हम एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर है, इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे लाना चाहता है, तो सबसे पहले वो बोलेगा कि हाँ हमारी इलेक्ट्रिक कार ऐसे है, ये है, वो बोलने की आज़ादी। फिर वो घूमेगा देश दुनिया, फिर वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह पे क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन उसका क्रिएट हो गया, अब उस चीज़ को अलग अलग जगह पे फैलाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उसको देश दुनिया में घूमना पड़ेगा, अपने मॉडल ले जा करके वहाँ पर बताना होगा। और मेरा तो मानना है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है, उसके पास 12 महीने हैं कंपनी में काम करने के लिए, तो वो बेसिकली 9 महीने तो कंपनी में काम करे, लेकिन 3 महीने जो है वो देश दुनिया में घूमे, अलग अलग जगह की कल्चर को समझे, वहाँ की जियोग्राफी को समझे, वहाँ की भाषा तहजीब को समझे और वहाँ की ज़रूरतों को समझे, जिससे कि वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से अपने मॉडल को इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये आज करंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वहाँ मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टर गया, वहाँ पे उसको अच्छा लग गया, बहुत बढ़िया लगा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया इंटरेक्ट करने लगे, वहाँ पे उसका धंधा भी बहुत अच्छा चल गया, बहुत अच्छे से लोगों के बीच में म्यूचुअल बॉन्डिंग बन गई। तो फिर वहाँ पे उस व्यक्ति को बसने की भी आज़ादी है, ठीक है। तो डी में क्या कहा गया है, यू हैव राइट टू मूव फ्रीली इन द इंडियाज टेरिटरी। आप इंडिया के टेरिटरी में बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं बिना किसी चिंता के, बिना किसी दबाव के। अब ई में क्या कहा गया है, ई में कहा गया है बसने की आज़ादी। यू हैव राइट टू रिसाइड एंड सेटलमेंट, वही सेम चीज, इन द इंडियाज टेरिटरी। मान लीजिए कि कोई यूपी का टीचर है, उसको पढ़ाने में बहुत अच्छी रुचि है, तो वो ऐसे जगह को चूज करेगा कि जहाँ बहुत अच्छे लड़के पढ़ने वाले हों। मान लीजिए वो बिहार जाता है, बिहार जाएगा तो वहाँ जो है अगर उसको अच्छा लग गया तो वहाँ पे वो अपना पढ़ा लिखा सकता है। तो अब पढ़ाएगा कब, जब वहाँ पे बसेगा, ठीक है। तो ई में बसने की आज़ादी। एफ में क्या था कि हमारा जो है संपत्ति का अधिकार था। आप कहीं भी बसेंगे तो संपत्ति की बहुत आवश्यकता होगी, बिना संपत्ति के तो आप बस नहीं सकते हैं, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया। अब क्या है जी में, जो मतलब जी में आए आपके, वो आप रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। यू हैव राइट टू कैरी एनी occupation to promote any trade and business। अब आप बस गए, अब आप वहाँ पे बस गए, अब आप जीवन यापन करने के लिए आप वहाँ पे कोई ना कोई रोज़गार कर सकते हैं। आपका मन करता है आप ऑटो चलाइए, आपका मन करता है आप चाय बेचिए, आपका मन करता है आप पढ़ाइए, कुछ भी करिए, जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए आप कैपेबल हो, ठीक। तो ई में जो है आपके पास राइट है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी ट्रेड को, बिजनेस को, इन सारी चीज़ों को। बड़ी आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ए में अब व्यक्ति की आज़ादी, बी में बिना अस्त्र शस्त्र के घूमने की आज़ादी या असेंबल करने की आज़ादी, कहीं भी आप रुक भी सकते हैं इकट्ठा भी। सी में संगठन तैयार करने की आज़ादी, डी में घूमने की, ई में बसने की, एफ में डिलीट कर दिया गया, जी में रोजगार करने की आज़ादी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमको चलना है 20 पे, तो इसको हम फटाक से इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं 20 पे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन
इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मीन्स ये एक क्रिमिनल के पक्ष में बातें कही गई हैं। मतलब ये आर्टिकल क्रिमिनल का संरक्षण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या कही गई है कि बिना दोष की सिद्धि हुए आप किसी को सजा नहीं दे सकते। आप किसी को सजा नहीं दे सकते। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब इसमें और डिटेल में 3 बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात कही गई है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है, उसने एक बार क्राइम किया है तो उसको एक बार ही सजा दी जाएगी। मान लीजिए 3 साल की सजा हो गई तो फिर 3 साल के बाद वो फ्री है कहीं भी आने जाने के लिए। ऐसा नहीं कि 3 साल बाद कहीं दिखा फिर उसको आप पकड़ के जेल में डाल दी, ऐसा नहीं। तो वन टाइम क्राइम मीन्स वन टाइम क्राइम इक्वल टू वन टाइम पनिशमेंट। एक बार क्राइम करता है अगर कोई व्यक्ति तो एक बार ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। दूसरी बात कही गई है कि मान लीजिए कि कोई भी एक क्रिमिनल है, एक क्राइम किया उसने 1999 में, उस क्राइम की तब सज़ा थी 3 साल। केस चलते 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 लग गए, मान लीजिए 2005 में उसका निर्णय आया कि इसको सज़ा होनी चाहिए। 2005 में उसी सेम क्राइम की सज़ा थी 7 ईयर। तो बताओ अब इसको सज़ा किस हिसाब से मिलनी चाहिए? इस वाले ईयर के हिसाब से, मतलब 1999 के हिसाब से कि 2005 के हिसाब से? तो आर्टिकल 20 ये कहता है कि जिस ईयर में कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उस ईयर की देखी जाएगी कि उस ईयर में इस क्राइम की कितनी सज़ा थी। उस ईयर में उस क्राइम की जितनी सज़ा रही होगी उतनी ही सज़ा दी जाएगी, चाहे उस केस को लगते लगते 10 साल लग जाए, लेकिन सज़ा आपको 1999 के हिसाब से ही मिलेगी। मतलब 3 साल की सज़ा मिलेगी, 2005 के हिसाब से नहीं मिलेगी। अब इसका क्या मतलब है? मान लो 10 साल केस चलते चलते लग गया समय, उसके बाद किसी को मान लो उसी केस की फांसी की सज़ा हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आदमी ने क्राइम किया छोटा सा, उसको फांसी हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस ईयर में उसने क्राइम किया उस ईयर की जो सज़ा थी उसी सज़ा के हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। तीसरी बात क्या कही गई है? खुद के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। खुद के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर ऐसा होने लगे मान लो, तब तो फिर हर पुलिस वाला मार मार के उससे कहलवा ले कि हाँ कह दो कि हम ही क्राइम किए हैं। अगर ऐसा ना कहे तो उसको बहुत मारे। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो गवाही खुद नहीं देता है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। आप इन्वेस्टिगेशन करिए, एविडेंस जहाँ से खोज पाइए खोजिए, लेकिन उसको मार मार के ये कहिए कि हम गवाही दिलवा लें, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 20 आपको आज़ादी देता है। सबसे पहली आज़ादी, एक बार क्राइम किए हैं तो एक बार सज़ा मिलेगी। जिस ईयर में क्राइम किए हैं उस ईयर की जो सज़ा होगी उसी ईयर के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, चाहे उस केस को चलते चलते 10 साल लग जाए, लेकिन 10 साल बाद अगर उसी क्राइम की सज़ा फांसी है तो आपको फांसी नहीं होगी। उसी ईयर के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी जिस ईयर के हिसाब से आपने क्राइम किया है। ठीक। और तीसरे पॉइंट में कहा गया है खुद के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए, इसको इरेज कर दें। अब चलते हैं आर्टिकल 21 पे। चलें इरेज करें इसको। चलिए,
अब हम देखते हैं आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 यार बहुत बड़ा है, बहुत इलेबोरेट किया गया है इसको। तो देखते हैं आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बीस और 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कि इमरजेंसी के भी समय किसी भी व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। मतलब सब कुछ हो सकता है लेकिन आपको आपकी जीने की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती है। जैसे देखो, कोरोना में सबको बाहर निकलने से रोक दिया गया था, कोई आंदोलन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन क्या किसी को व्यक्तिगत जीने की आज़ादी उसकी थोड़ा छीनी गई थी। तो उसी तरीके से इमरजेंसी के भी टाइम पे 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल नहीं छीने जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के भी टाइम पे नहीं छीने जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो वो 20 और 21। ठीक, ये किसकी बात करता है? सभी पर्सन को राइट है किसका? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी खुद की आज़ादी। व्यक्तिगत आज़ादी। अब यार किसी का जीवन बेहतर कब होगा? जब एक अच्छा वातावरण हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का जीवन तभी अच्छा हो सकता है जब वातावरण अच्छा हो, है ना। वातावरण अच्छा होने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया इसी आर्टिकल के तहत। उस संस्था का नाम है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में इसका निर्माण किया गया। ये संस्था इस बात पर ध्यान रखती है कि हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए। हमारा वातावरण एकदम शुद्ध होना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा जीवन जी सकें। दूसरी चीज़ कि अब ये वातावरण की बात हुई, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा परिवेश भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कैसे अच्छा होगा? वो तब अच्छा होगा जब हम शिक्षित होंगे, जब हम पढ़े लिखे होंगे। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। पहले 21A मूल था, मतलब फंडामेंटल था। इसमें एक और जोड़ा गया। अमेंडमेंट जब लगता है तो वहाँ ABCD करके लिखा जाता है। तो राइट टू एजुकेशन RTE, ये वो था RTI, ये है RTE। तो राइट टू एजुकेशन को पहले 86वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य बनाया गया था, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई थी कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को आप शिक्षा देंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए क्या होता, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए क्या होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो जस्टिसेबल कानून नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि अगर पेरेंट्स का मन करता था तो वो बच्चों को शिक्षा देते थे, नहीं मन करता था तो ये कहते हुए कह देते थे कि हम सक्षम नहीं हैं इसलिए हम नहीं दे पा रहे। लेकिन इसको 2009 में इस चीज को एक्ट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट, जो कि जोड़ा गया 21A में। 1 अप्रैल 2010 को इसको पूर्ण रूप से लागू करा दिया गया। अब इसमें कोई भी पेरेंट ये नहीं कह सकता कि हम असक्षम हैं इसलिए जो है शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके लिए सरकार भी व्यवस्था करती है सरकारी स्कूल का। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें 3 साल कर दिया गया। जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनको भी नेसेसरी कर दिया गया है कि शिक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी लेकिन चलो अभी हो गई, कोई बात नहीं। तो ये आर्टिकल 21 है। ठीक है, 21 में जीवन जीने का संरक्षण, व्यक्तिगत आज़ादी की बात करी गई है। कब आदमी का जीवन बेहतर हो सकता है? जब एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, एक अच्छा वातावरण हो, इन्वायरमेंट उसका बहुत अच्छा हो। उसके लिए एक संस्था का निर्माण किया गया 2010 में। अब क्या हुआ कि एक आदमी का और बेहतर जीवन जीने के लिए उसको एजुकेशन की ज़रूरत होती है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए जो है RTE लाया गया, राइट टू एजुकेशन
21A में जोड़ा गया, 2009 को एक्ट बना और 1 अप्रैल 2010 को ये पूर्ण रूप से लागू करा दिया गया। आर्टिकल ये मैंने बताया बहुत बड़ा है, बहुत एलेबोरेट करके लिखा गया है, ये सबसे ज़्यादा बार इंटरप्रेट किया गया है। इसमें और भी बहुत सारी बातें कही, जैसे राइट टू प्राइवेसी की बात। आप अपनी निजता का अधिकार, आप कोई अपनी चीज़ को छिपाना चाहते हैं तो कोई उसके लिए बाध्य नहीं कर सकता कि आप कैसे इस चीज़ को छिपा रहे हैं, आप दिखाइए। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू हेल्थ, अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भी आपको आज़ादी है, कोई आपके स्वास्थ्य के खिलाफ नहीं जा सकता। राइट अगेंस्ट सेपरेट जेल, आपको कभी भी जेल में रखा जाएगा तो किसी सेपरेट जेल में नहीं रखा जा सकता। एक आध दो कंडीशन में, मान लीजिए कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, मान लीजिए कि आपको जेल में सबके साथ रखा गया, कैदी के भी नज़र में आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, कैदी का आक्रोश बढ़ा, आप ही को मार डाले तो क्या करेंगे, है ना, फिर तो वो जीवन वाला संरक्षण वाला बात खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर कोई दिक्कत वाली बात है तभी आपको सेपरेट जेल में रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाता है। राइट अगेंस्ट हैंडकफ, आपको बिना दोष सिद्धि हो हथकड़ी, देखो मूवीज़ वगैरह में जब किसी भी हीरो वगैरह को अगर लाया जाता है तो हाथ में रस्सी बांध करके लाया जाता है, क्योंकि क्लियर तो रहता नहीं किसी ने क्राइम किया है, तो इसलिए आप हथकड़ी नहीं पहना सकते बिना जो है क्राइम को सिद्ध हुए। राइट अगेंस्ट द लेट हैंगिंग, मान लीजिए कि फांसी की सज़ा अगर 6 बजे हुई है तो एग्जैक्ट 6 बजे ही, जब सुई एकदम 6 पे जाएगी तभी आपको फांसी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि 6 बजे हुई और शाम को फांसी दे दी गई। वो भगत सिंह के ज़माने में हुआ करता था, उनको तो पता था ना कि हाँ बहुत आक्रोश बढ़ जाएगा, तो इसलिए शाम को ही फांसी दे दी गई। राइट टू स्लीप, सोने का भी अधिकार है, आपको सोने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। पेरेंट्स से मत कहने लगना, नहीं तो दौड़ा के मारेंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप सोने की तो आपको आज़ादी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में गए, अब काम करने के बजाय आप टेबल पे सिर रख के सो रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस कंपनी के फंडामेंटल राइट का आप हनन कर देंगे, क्योंकि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम आपके यहाँ काम करेंगे, आपके यहाँ आप जा कर के वहाँ सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको, ये सारी चीज़ें कंडीशनल होती हैं, दुनिया की हर एक चीज़ कंडीशन होती है। हर आदमी कहता है अच्छे से बिहेव करना चाहिए, ये है वो है, लेकिन एक कंडीशन के बाद आदमी बिहेव करना बंद कर देता है, क्योंकि एक कंडीशन बन जाती है, एक ऐसा परिवेश बन जाता है कि नहीं किया जा सकता। दूसरी, राइट अगेंस्ट टू बिकम बॉन्डेड, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, किसी पे अपना डोमिनेंस नहीं स्थापित किया जा सकता। अगर एक म्यूचुअल बॉन्डिंग की वजह से कोई काम करता है तो अच्छा है, लेकिन किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा उस पर नहीं किया जा सकता। इतनी बातें क्लियर, एकदम शीशे की तरह साफ, आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, चलिए इरेज। अब हमको आर्टिकल 22 देखना है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने से ये बचाता है। दूसरी चीज़, इसमें और एक चीज़ जुड़ जाती है कि मान लीजिए कि कोई क्राइम पहले से होने वाला है और शासन प्रशासन को पता चल जाती है कि ये क्रिमिनल है, ये क्राइम कर सकता है, तो क्राइम होने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसीलिए इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कहा जाता है। ये उस तरह की कंडीशन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई भी एक आदमी है, इसको एग्जाम्पल से देखो, समझाने का प्रयास करता हूँ, समझा पाता हूँ कि नहीं देखना। मान लो कि ये एक मुस्लिम है, ठीक है, ये एक हिंदू समुदाय का आदमी है, लिख देते हैं मुस्लिम हिंदू। यहाँ पे हिंदू का कोई भंडारा वगैरह चल रहा है और यहाँ से मान लो मुस्लिम का कुछ जुलूस वगैरह, जो भी कह लो, जुलूस वगैरह निकलना है, ठीक है। अब शासन प्रशासन को पता चल गया कि इस मुस्लिम के जुलूस का जो हेड है वो बड़ा डेंजरस है, वो अब दोनों का रास्ता सेम ही है, यहीं से भंडारा भी जिस रास्ते पे है उसी रास्ते से जुलूस निकलना है।
तो इसको लग जाएगा, शासन प्रशासन को लग जाएगा, या डीएम साहब आदेश दे दिए कि इनको जो है अरेस्ट करवा लेना, ये वहाँ जा कर के कुछ उल्टा सीधा काम कर सकते हैं, मान लो बम मार सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या होगा कि पहले से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उनका क्या नाम है, साक्षी गर्ग के मॉक इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके विधायक से बहुत पड़ती है और वहाँ से जुलूस निकलना, इस तरह का क्वेश्चन उनसे पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है कि आपको मान लीजिए अब हिंदू समुदाय वाले का अगर मान लो वो बहुत भड़काऊ है या क्रिमिनल है, वो कुछ कर सकता है मुस्लिम के लिए, या मुस्लिम वाला कुछ हिंदू के खिलाफ कर सकता है वहाँ पे भंडारे में, तो उसको पहले से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अरेस्ट करने के लिए 3 कंडीशन है, उसको क्या क्या बताना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो शासन प्रशासन को रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको हमने क्यों अरेस्ट किया। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने मन मर्जी के मुताबिक उसको वकील रखने की भी इजाज़त है, जिस भी क्रिमिनल को आप जो है अरेस्ट करेंगे। हालांकि वो टेक्निकली क्रिमिनल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको यही कहेंगे, तो वो जो है अपने मन मुताबिक जो है एक वकील रख सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़, 24 घंटे के अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। सबसे पहले रीज़न बताना पड़ेगा, फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, फिर उसको अपनी मन मर्जी के मुताबिक उसको वकील रख सकता है वो। तो ये जो है एक क्रिमिनल के ये भी संरक्षण की बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि आप उसको बस अरेस्ट कर लिए और उसके कुछ उसको जो है सहूलियत ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो है आपका आर्टिकल 22 हो गया, ठीक, क्लियर। आगे चलें, चलिए। तो फ्रेंड्स अब 19 to 22 आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या देखना है, 23 एंड 24। तो 23 एंड 24 कहाँ कवर होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, तो आर्टिकल 23 कहता क्या है, आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। मीन्स आप किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है। कोई गरीब है, कोई मजलूम है, तो उससे आप उसको एज अ बॉन्डेड लेबर की तरह नहीं उसको काम करा सकते, ट्रीट कर सकते। या कोई महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बॉन्डेड लेबर की तरह काम नहीं करा सकते। ये आर्टिकल 23 आपको कहता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, कि आप किसी भी बच्चे को जिसकी एज 14 ईयर से कम हो, उसको कोई भी हैजार्डस वर्क में नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लो कि बैंगल्स मेकिंग है, जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, उनकी बहुत खदानें होती हैं, उन खदानों से आग निकल रही होती है और बहुत ही लो लाइटिंग में बनाया जाता है उसको। तो उन बच्चों की क्या होता है कि ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उनके बड़े होते होते ना उनकी आईसाइट चली जाती है, आँख ख़राब हो जाती है, उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। और जहाँ पे जैसे पेंटिंग इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पेंट वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे पेंट से इतने टॉक्सिक केमिकल निकलते हैं, जो कि वो केमिकल जब हम इनहेल करते हैं तो वो केमिकल हमारे अंदर बॉडी में चले जाते हैं, तो कुछ समय के बाद जो है वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो ये बहुत ही एक हैजार्डस कंडीशन बन जाती है। इसलिए जो है हमको 14 साल से कम बच्चों से जो है ये सब वर्क, हैजार्डस वर्क नहीं लेने हैं। तो आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है कि आप किसी को बॉन्डेड लेबर की तरह नहीं काम करा सकते। 24 में कहा गया है कि आप किसी भी चाइल्ड से जो कि 14 साल से कम है, उससे आप किसी बड़ी कंपनी में जहाँ की उसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नुकसानदायी हो, उस कंपनी में आप उससे काम नहीं ले सकते हैं। ये 24 कहता है। तो आपका जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम कंप्लीट हो गया है। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें।